कुछ नहीं। सर क्वेश्चन 9 ये कैसे सॉल्व होगा? सर ट्राई बहुत बड़ा लेकिन वन इंक्रीजिंग टेस्ट सीरीज का यस सर डॉट स्पेसिफाई करें इसमें। सर ये इंस्टॉलमेंट का पॉइंट समझ नहीं आ रहा। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर ड्रॉइंग इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या करना? जैसे कि मान लीजिए हमने सामान बेचा राम को, राम डेबिट टू सेल्स 10,000, उसी के नेक्स्ट डे हमने इससे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लिया, तो बी आर नाम की एसेट आ गई और डेटर नाम की एसेट कम हो गई, बी आर डेबिट टू राम। अब इसके साथ हम रिटेन कर सकते हैं, इसको डिस्काउंट करा सकते हैं, डॉट्स करा सकते हैं। मान लीजिए हमने अपने पास बिल रखे रखा और मैच्योरिटी के टाइम पर हमें पैसे मिल जाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। दूसरा केस, मैच्योरिटी के टाइम की डिसऑनर हो जाता है, पैसे नहीं मिलते हैं, तो जो बी आर मिलने की एंट्री की थी उसी की रिवर्स एंट्री कर देंगे। क्वेश्चन कहता है कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, सर सामने वाला अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो डेफिनेटली हमारे पैसे पूरे मिल ही नहीं पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, जब भी इंसॉल्वेंट लिखा हो पहले हमें ये वाली एंट्री पास करनी है, डिसओनर होने वाली। ठीक है, डेटर को डेबिट करो और क्रेडिट करो। इसे बीआर दिया हो, बैंक को दिया है तो बैंक लिखो, क्रेडिटर को दिया है तो क्रेडिटर लिखो, अपने पास ही रखा था तो बीआर लिखो। इसके बाद अब पैसे मिलेंगे हमें सामने वाले से प्रोपोर्शनेटली, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, बैंक टैक्स अकाउंट डेबिट जितना पैसा नहीं मिला, टू राम जिससे पैसे लेते थे 10,000 रुपए हैं, मान लेते 60 पैसा इन रुपए मिल गया, तो मतलब 6,000 रुपए मिल गए, तो 4,000 रुपए नहीं मिले। तो डिसऑनर इंसॉल्वेंट होने से हमारे दो एंट्री बन जाती हैं, बीआर बाउंस होने की और प्रोपोर्शनल पैसे मिलेंगे। और कुछ सर जो 50 पैसे से मतलब हाफ अमाउंट मिलेगी ना? 50 पैसे मतलब हाफ है। 15 क्वेश्चन नंबर डॉट बताएं। तो ये We prepare trading account for sole proprietorship। क्वेश्चन 15 में पूछा हुआ है सर कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? तो जो पूरी 11th क्लास में हमारा जो अकाउंट्स है वो प्रोप्राइटरशिप का ही अकाउंट्स है और हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रूव हो गई ये बात, तो आंसर आ गया ट्रू। रीजन, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नाम से क्वेश्चन दिया हुआ है थ्योरी में, उसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखेगा, आप सारे आप जो कुछ लिख सकते हैं। टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। और कुछ है सर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है तो? सिंगल एंट्री सिस्टम, अगर सर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है तो? सिंगल एंट्री सिस्टम वालों का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। इस साल डिलीट हो गया हमारे कोर्स में, चैप्टर अभी चल रहा है सिंगल एंट्री, इसके अंदर लास्ट में टॉपिक है ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट वाला, वो टॉपिक डिलीट हो गया इस साल से, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सिंगल एंट्री वालों के अंदर। और कुछ सर क्वेश्चन 8 में सस्पेंस अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं? कंपाउंड एंट्री की एंट्री बताइए। मशीन के अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट टू एक्सपेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। जनरल एंट्री है जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्सपेंस अकाउंट 6,000 टू सस्पेंस अकाउंट 4,000। और हम बना रहे हैं लेजर सस्पेंस अकाउंट का, तो उसमें पोस्टिंग किस साइड होगी बताइए? एंट्री के अंदर सस्पेंस डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने अमाउंट से? 4,000। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 4,000 से। क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्या आता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखा है? मशीनरी अकाउंट, बाइंग मशीनरी अकाउंट। इससे इस लेटर पोस्टिंग होगी। और कुछ चलिए इसकी एडजस्टमेंट 2 है सर। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, चलिए आउटस्टैंडिंग है
एक्सपेंस ड्यू का मतलब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस में ऐड कर दो और बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिख दो। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर ध्यान देना, लोन जो है वो डेबिट साइड में लिखा हुआ, नोटिस करा आप सबने? नहीं करा? लोन डेबिट साइड में, इसका मतलब लोन एसेट है, इसका मतलब हमने लोन दिया, उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारी इनकम होगी, एक्सपेंस नहीं। और पूछिए। सर ये आउटस्टैंडिंग की रेंट में गारंटी लोन से या फिर प्रीपेड हो जाएगा लोन? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक्रूड अर्निंग के लिए अगर पैसे में कमा लिए बट मिले तो टोटल इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बैलेंस शीट एसेट में आता है। अब पूछिए। अब सेक्टर पर आते हैं सर, सिंगल एंट्री। क्रेडिटर और पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्रेडिटर अकाउंट पढ़ रहे हैं। बताइए कि क्रेडिटर पांचों में से क्या होगा? लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर लायबिलिटी है सर, बढ़े तो क्रेडिट करो, घटे तो डेबिट करो। उधार सामान लेने से लायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए परचेज यहां आता। बताइए जी, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज या दोनों? क्रेडिट परचेज। सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है इसके अंदर, कैश परचेज का क्रेडिटर से कोई लिंक नहीं। जब क्रेडिटर को पैसे देते हैं इन्वेंटरी क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट करने से लायबिलिटी घटेगी, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट होती है। अगर हमने कैश की जगह चेक दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चेयर चेंज ना कर, रिस्क खड़ा यहाँ रखी थी, वहीं रखो, ये रखिए, वहीं बैठो। और ट्रांस बताइए क्या हो सकती है क्रेडिटर के साथ? ट्रांजैक्शन क्रेडिटर के साथ और क्या क्या हो सकती है? परचेज करना लिखा है मैंने और पेमेंट करने लिखी है। और बताइए। क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न सर हमने गुड्स खरीदे थे और हमने वापसी कर दी, लायबिलिटी कम हो जाएगी, टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स। सर बिल्स पेबल। बिल्स पेबल सर, जब क्रेडिटर है, हमने सुधार सामान लिए, उसे ट्रस्ट नहीं है हम पर, वो कहता है साइन करके दो कि आप पैसे दोगे, तो क्रेडिटर को हम बीपी साइन करके देते हैं, तो हमारी क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाती है और बीपी नाम की लायबिलिटी चालू हो जाती है। डिस्काउंट रिसीव्ड सर, हमने क्रेडिटर से गुड्स खरीदे उधार में और हमने कहा भाई रेट ज्यादा लगा रखा है या लोअर क्वालिटी के गुड्स आए हैं, डिस्काउंट दीजिए, या हमने अर्ली पेमेंट कर दी, कैश डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट जब हमें मिल रहा है तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, पैसे कम देने हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या अलाउड? रिसीव्ड। और बीपी डिसओनर, बीपी डिसओनर केस वैसे नहीं करते हैं क्योंकि हमने खुद ही पेमेंट करनी है, और तो मतलब इन जनरल पेमेंट हो जाती है सामने वाला। इन जनरल इंसॉल्वेंसी का केस आता है, डिसओनर होता है। हालांकि अगर बीपी डिसओनर हो जाए तो फिर से लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, इधर आ जाएगी। और हमने बीआर जो डेटर से मिला था वो क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो ये कुछ एग्जांपल है, कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, हम देख सकते हो सर क्रेडिटर अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। सिंपल इतनी सी बात दिमाग में रखिए, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, उधार लेने से लायबिलिटी बढ़ेगी, उधार चुकाने से लायबिलिटी घटेगी। उधार ले रहे हैं लायबिलिटी बढ़ गई, उधार चुका रहे हैं लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, माल वापसी कर दिया लायबिलिटी कम हो गई, बीपी इशू कर दिया लायबिलिटी कम हो गई, डिस्काउंट मिल गया लायबिलिटी कम हो गई, बीआर एंडोर्स कर दिया लायबिलिटी कम हो गई। हमने बीपी दिया था वो डिसओनर हो गया, वापस से लायबिलिटी बढ़ गई। कमेंट दिया हुआ है जिसका, पेज 185 पर देखिए ध्यान से।
ये आइटम लिखी हुई है उसके अंदर, क्रेडिटर अकाउंट के अंदर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बनाइए फॉर्मेट क्रेडिटर्स अकाउंट, टॉप कॉर्नर्स पे डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट 2 बार। क्रेडिटर्स अकाउंट, टॉप कॉर्नर्स पे डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट 2 बार। पढ़े जी। अगेन डेट अकाउंट क्यों बनाया था हमने? उसका पर्पस क्या था कि सर वहां से सेल्स मिलेगी, पता लग जाएगी पूरे साल में सेल कितनी हुई ताकि प्रॉफिट निकाल पाए। क्रेडिट अकाउंट क्यों बना? ताकि पता लगे पूरे साल में परचेज कितनी हुई थी। सर जब तक प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इनकम तो चाहिए ही चाहिए, एक्सपेंस भी चाहिए, उन्हें कंपेयर करके ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस अकाउंट का पर्पस हमारा ये है परचेज कितनी हुई पूरे साल में, इसकी जानकारी मिल पाए। लिखा हुआ है फाइंड क्रेडिट परचेज एंड नेट परचेज। फॉर्मूला बताओ नेट परचेज का। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट वर्ड लिखा हो तो रिटर्न माइनस करना है, टोटल वर्ड लिखा हो तो रिटर्न माइनस नहीं करना। संडे क्रेडिटर के 2 बैलेंस दिए हुए हैं सर, 1 जनवरी 18, 31 दिसंबर 18। ओपनिंग वाला कौन सा? 48,000। तो लिखें जी बाई बैलेंस बीडी 48,000, बाई बैलेंस बीडी 48,000। क्लोजिंग बैलेंस 53,000 टू बैलेंस सीडी 53,000। जरूरी नहीं 5 के छठे नंबर पर ही आएगा, उसको दो पर लिख सकते हो आप, टू बैलेंस सीडी सबसे ऊपर लिख सकते हो आप इसको, टू बैलेंस सीडी 53,000। हाँ जी सर ये तो 31 मार्च को एंड ऑफ द पीरियड ओपनिंग है इसका। देखो पता है कौन सा लॉ में लिखा हुआ कि 31 मार्च को खत्म होगा? किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ, कंपनी एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ। इनकम टैक्स वाले ये कहते हैं कि हम अप्रैल से मार्च के हिसाब से आपसे प्रॉफिट पर टैक्स लेंगे। वो ये नहीं कह रहे कि अकाउंटिंग ईयर आपका अप्रैल से मार्च का होना चाहिए। हर पर्सन की कंप्लीट छूट है कि वो अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर का रखे, फेब से जनवरी का रखे, जुलाई से अगली जून तक का रखे। ये भी जरूरी नहीं कि 12 महीने का ही रखे। अकाउंटिंग ईयर 18 महीने का रखे, अकाउंटिंग ईयर 9 महीने का रखे, अकाउंटिंग ईयर 15 महीने का रखे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हमें टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है अप्रैल टू मार्च, इसलिए आसानी रहती है कि हम अकाउंट भी अप्रैल टू मार्च का बनाते हैं। ठीक, चलिए सर अगर किसी जगह जनवरी को दिसंबर मिल रहे तो इनकम टैक्स शुरू से बोलो धीरे धीरे। सर किसी जगह अकाउंटिंग ईयर चेंज है, जनवरी को दिसंबर तक का है, तो दिसंबर तक का है, ठीक है, तो इनकम टैक्स कैसे पे करता हो अपना? कैलकुलेट करेगा प्रॉफिट अप्रैल से मार्च का। नेक्स्ट कैश पेड टू क्रेडिटर, किससे लिखना बताइए? डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 1,30,000। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, हमने क्रेडिटर का बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया कि हम पैसे देंगे, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी सर। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट साइड में टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,000। क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो गई, बीपी नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। परचेज रिटर्न 7,000, गुड्स वापस कर दिए सर हमने, अब इतने पैसे हमें कम देने हैं, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट टू परचेज रिटर्न 7,000। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड 5,000, सर हमने क्रेडिटर को बीपी दिया था और हम पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाए,
बीपी डिसऑनर हो गया, लायबिलिटी वापस से बढ़ गई। एक तरह से हमारा चेक बाउंस हो गया, एक तरह से ही समझ लीजिए। कैश परचेज किससे लिखनी है? मैंने लिखनी सर कैश परचेज का क्रेडिट अकाउंट से कोई लिंक नहीं होता। क्रेडिट अकाउंट तभी आते हैं जब उधार में खरीदा जाता है। तो हमें क्रेडिट परचेज निकालनी है सर। यहाँ पर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख लो। टोटल करते हैं पहले डेबिट साइड का 2,05,000। इनमें से दोनों अमाउंट माइनस कर लीजिए। 1,69,000 69। क्वेश्चन में पहली आइटम मांगी थी सर क्रेडिट परचेज, पहला आंसर अकाउंट आ गया है। क्रेडिट परचेज आ गई है सर 1,69,000। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में नेट परचेज भी मांगी। नेट परचेज इज इक्वल्स टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन है, ना दे रखा हो तो निल। क्रेडिट परचेज हमने अभी भी कैलकुलेट करी। परचेज रिटर्न दे रखी है 7,000, नहीं दे रखा तो निल। नोट करें जी, नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन दोबारा रीड करें कि आइटम देखिए कौन सी आइटम कहाँ नहीं चाहिए थी, वहीं लिखी है कि नहीं लिखी। हर एक आइटम कंसीडर करें। कल ध्यान रखिए 1 बजे टेस्ट के लिए आना है, टेस्ट सीरीज 1। क्वेश्चन पेपर आपके सामने एडवांस में दे ही रखा है, बस कुछ अमाउंट्स वगैरह चेंज होंगे। पढ़ सकते हैं जी आगे। देखो क्रेडिट अकाउंट के अंदर हमें परचेज निकालनी है, तो परचेज निकालने के अलावा बाकी सब अमाउंट हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमें कोई और अमाउंट भी मिसिंग है तो इस अकाउंट से हम दो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो अगला क्वेश्चन ये है सर कि ये वाला अमाउंट भी मिसिंग है कि क्रेडिट अकाउंट ने पूरे साल में कितने बीपी इशू करे, और परचेज वाला अमाउंट भी मिसिंग है तो निकाल लेंगे हम। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर, हम बीपी अकाउंट बनाएंगे और बीपी वाले अकाउंट से ये वाला इंफॉर्मेशन जान लेंगे। ये वाला अमाउंट यहाँ लिख देंगे, फिर अपने आप क्रेडिट परचेज आंसर आ जाएगा। देखिए जी बिल्स पेबल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 5 से ऊपर देखिए पहले बीपी अकाउंट। बिल्स पेबल सर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। जब क्रेडिटर को हम बीपी इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है बताइए, क्रेडिटर टू बीपी। क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो जाती है, बीपी नाम की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई क्रेडिटर अकाउंट जितना हमने बीपी एक्सेप्ट करा। बीपी की पेमेंट कर देंगे मैच्योरिटी पर टू कैश अकाउंट। डेबिट में लिखा है टू कैश, टू बीआर एंडोज्ड बीआर, मतलब बीपी और बीआर सेट ऑफ कर दिया हमने बीपी एक्सेप्ट कर रखा और हमें बीआर मिल गया, बदले में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। टू क्रेडिटर हमारा बीपी डिसऑनर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बनाए, दोनों फॉर्मेट बनाइए, क्रेडिटर अकाउंट भी और बीपी अकाउंट।
क्रेडिटर और बीपी दोनों की लायबिलिटी है, दोनों में ही बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में और बैलेंस सीडी डेबिट साइड। पढ़े नहीं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल 5000 किसे लिखना है? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी का नाम। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी में आता है, लेजर अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी के नाम से। आगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ये भी क्रेडिट साइड में क्रेडिटर अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस बीडी के नाम से। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, बैलेंस सीडी है, ये डेबिट साइड में आएगा बिल्स पेबल अकाउंट के। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर टू बैलेंस सीडी 4000 क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है सर कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करी हमने कैश से, एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट के नाम से 30200 30200। नेक्स्ट है सर बिल्स पेबल डिस्चार्ज, मतलब बीपी की पेमेंट कर दी हमने, कोई बिल डिस्चार्ज कैसे करते हैं? पेमेंट करके करते हैं उसको। बीपी डेबिट टू कैश अकाउंट, बीपी डेबिट टू कैश अकाउंट 8900। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न किधर आएगा? क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट साइड में। कैश परचेज किस साइड आएगा? कहीं नहीं आएगा सर इसमें। तो यहां से देख लीजिए, मैं कहा था ना ये वाला अमाउंट मिसिंग है कि पूरे साल में क्रेडिटर को बीपी इशू करे कितने, ये वाला अमाउंट मिसिंग है, और क्रेडिट परचेज ये वाला अमाउंट मिसिंग है। तो दो अमाउंट मिसिंग है, हम सॉल्व कर ही नहीं सकते इसको, इसलिए हमने बीपी अकाउंट बनाया। इससे हम पता लगाएंगे बीपी साल में पूरे साल में इशू कितने करे। इस वाले अमाउंट से ये वाला गैप फिल हो जाएगा, तो क्रेडिट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ परचेज वाली मिसिंग फिगर बचेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 17,900 by creditors ब्रैकेट में बीपी इशूड अनदर ब्रैकेट बैलेंस शीट। इतने बीपी क्रेडिटर को इशू किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर 12,900 के। ये हमने कैलकुलेशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, इसलिए ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं कि ये वाला अमाउंट हमने बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट करा। इसकी एंट्री पढ़ना 12,900 की। इस वाला अमाउंट की एंट्री पढ़ के बताइए। क्रेडिटर डेबिट टू बीपी, क्रेडिट डेबिट टू बीपी, देखिए ना बीपी क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री में क्रेडिट में बीपी लिखना है। पर्टिकुलर्स में क्रेडिट लिखा हुआ है मतलब डेबिट हुआ होगा, क्रेडिट टू बीपी
क्रेडिटर टू बीपी 12,900। ये वाला अमाउंट जानने के लिए बीपी अकाउंट बनाया गया था। ये वाला पता लग गया है। अब क्रेडिटर अकाउंट के अंदर परचेज के अलावा कुछ नहीं बचा। अब इजीली हम 17,900 कैसे आया? 15,900 आएगा ये परचेज का अमाउंट निकालेंगे। क्रेडिट परचेज कितनी आ रही है? टोटल करेंगे डेबिट साइड का। 17,300 टोटल बता रहे हैं आप? यस सर, क्रेडिट परचेज नहीं, टोटल बताइए। 46,300 40 6,300 जो आइटम क्वेश्चन के अंदर है नहीं वो लिखते हैं, जैसे कि डिस्काउंट रिसीट क्वेश्चन के अंदर है नहीं लिखना। बीपी डिस्काउंट क्वेश्चन के अंदर है नहीं लिखना। जो अमाउंट है वही पर्टिकुलर्स में लिखनी है इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में मांगा था ये टोटल परचेज निकाल के बताएं। देखिए चेंज कहां हो रहा है। क्वेश्चन में नेट की जगह टोटल परचेज मांगी। तो हम क्या करेंगे, बस ये वाला काम नहीं करना, बाकी सारा काम सेम। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, बजट में मैनेज नहीं करना। कैश परचेज गिवन है 25,800। क्रेडिट परचेज हमने निकाली है मेरी 40300। बताइए कितना हुआ? 66,100। 2 मिनट लगाइए, पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए, आइटम को पढ़ो और खुद सोचो कि किस जगह आना चाहिए। फिर सॉल्यूशन में देखो कि वहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा। शिवम पीछे आगे बैठे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें सर। Question number 6. From the following information, ascertain opening balance of debtor and closing balance of creditor. इस बार सेल नहीं मांगी, इस बार परचेज नहीं मांगी। डेटर क्रेडिटर अकाउंट से अलग इंफॉर्मेशन मांगी है। डेटर का बैलेंस बीडी मांगा है और क्रेडिटर का बैलेंस सीडी मांगा है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। तो सारी इंफॉर्मेशन हम लिखते रहेंगे अकाउंट के अंदर और बैलेंसिंग फिगर हमारा बीडी और सीडी आ जाएगा। शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर एज ऑन 31 मार्च 18। उसके नीचे लिखा हुआ है 31 मार्च 19। इसका मतलब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो 2018-19 का है। तो जो 18 वाला बैलेंस है वो ओपनिंग वाला बैलेंस है और जो 19 वाला बैलेंस है वो क्लोजिंग वाला बैलेंस है। सभी का फॉर्मेट रेडी है? तो क्रेडिटर का जो दे रखा है 20,600, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग है। 31 मार्च देखकर कंफ्यूज ना हो। ईयर पर ध्यान दें। 2018 से स्टार्ट है, 2019 पे खत्म है।
तो जो एडिंग वाला बैलेंस है वो ओपनिंग वाला बैलेंस है, बैलेंस बीडी वाला बैलेंस। 31 मार्च 19 वाला जो बैलेंस है वो क्लोजिंग वाला बैलेंस है। डेटर का जो बैलेंस दिया हुआ है 37,400, ये कौन सा बैलेंस है? सीडी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है। वाइट बैलेंस सीडी 37,400। ईयर से पता लगाना, डेट नहीं देखनी 31 मार्च, फिर दोनों में लिखा हुआ है क्योंकि ईयर से पता लगाना है ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। नेक्स्ट स्टॉक 31 मार्च 18 को और स्टॉक 31 मार्च 19 को। सर स्टॉक तो नहीं आता है क्रेडिट अकाउंट के अंदर, जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है डेटर अकाउंट के अंदर भी नहीं आता, क्रेडिट अकाउंट के अंदर भी नहीं आता, इग्नोर। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, पूरे साल में क्या हुआ है जी? परचेजेस 1,10,000। अब परचेज लिखा हुआ है, ये मेंशन नहीं करा कि क्रेडिट परचेज है या टोटल परचेज है या कैश परचेज है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको नहीं लिखते हैं, बाकी क्वेश्चन रीड करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या प्रेज्यूम करें, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज ही क्यों माना? क्योंकि सर क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब ये बिजनेसमैन उधार में सामान खरीदता है, बात प्रूव हो रही है। पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं क्रेडिटर वर्ड होता ही नहीं तो इसका मतलब सारे परचेज कैश परचेज होते हैं, ऐसे पता लगा। आगे, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी। डिस्काउंट मिलने से 800 रुपए लिख लीजिए क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव 800। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है तो हमारे डेटर नाम की एसेट कम हो जाएगी। हमारी डेटर नाम की एसेट कम हो जाएगी जैसे जैसे हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते जाएंगे। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करने से सर क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो जाती है। क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट 95,000, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट 95,000। बीपी इशूड, क्रेडिटर को बीपी इशू कर दिया सर, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी है बीपी की फॉर्म में। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 14,000, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट। दो क्वेश्चन भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको लर्न हो जाएंगी चीजें कि कौन सी चीज डेबिट में आती है, कौन सी चीज क्रेडिट में आती है। नेक्स्ट है सर बीआर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, डेटर से बीआर मिला तो डेटर ने बीआर दे दिया, अब डेटर से पैसे नहीं लेने, डेटर नाम की एसेट कम हो गई और बीआर नाम की एसेट बढ़ गई। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, डेटर से पैसे मिल गए, अब हमारे डेटर से पैसे कम लेने हैं, अब जितने पैसे आते जाएंगे उतना डेटर का बैलेंस कम होता जाएगा। डेटर से जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे इनका बैलेंस कम होता जाएगा। नेक्स्ट, बी आर डिसऑनर्ड, डेटर से बी आर मिला था वो डिसऑनर हो गया, उसके एंट्री क्या होती है बताइए? डेटर डेबिट टू बी आर, डेटर से दोबारा पैसे लेने हैं, डेटर नाम में वापस से बढ़ गई, डेटर ने समझ लो चेक बाउंस हो गया, चेक मिला बैलेंस कम कर दिया, बाउंस हो गया वापस से बढ़ा दिया। सेम कॉन्सेप्ट उसकी तरह कि जब बी आर में डेटर से हमें तो डेटर का बैलेंस कम कर दिया हमने, बाउंस हो गया वापस से बढ़ा दिया। डेटर एसेट डेबिट करने से बढ़ता है।
बढ़े जी आगे। आगे लिखा हुआ है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 20,000 रुपीज वाज फॉर कैश। तो टोटल सेल में से 20,000 की सेल जो है वो कैश वाली सेल है। क्वेश्चन खत्म हो गया। सर परचेज के बारे में कुछ बताया कि कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, तो क्या प्रिज्यूम करें सारी की सारी क्रेडिट परचेज। इस बार ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, हम यहाँ पर ये B/F कट कर देते हैं क्योंकि क्रेडिट परचेज क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो क्रेडिट अकाउंट के अंदर सर बस क्लोजिंग बैलेंस मांगा था, वही तो मिसिंग बक्से को दे तो रखा। चेक कीजिए, ओपनिंग बैलेंस भी है, पेमेंट भी है, क्रेडिट सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन मांगा गया है क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस मांगा था, क्रेडिट अकाउंट कंप्लीट हो गया, बताया तुरंत नहीं। वन 30600 टोटल है क्रेडिट साइड का, इसमें डेबिट साइड माइनस कर रहे हैं, फिर बैलेंस शीट आएगा। टू बैलेंस शीट 20,800। दो मिनट लगाएं, क्वेश्चन देखिए कौन कौन से आइटम कहां कहां लिखी है उसको देखिए। अभी डेटर अकाउंट में काम बाकी है, जितना कराया है उतना कंफर्म कीजिए, चेक कीजिए एक बार, जितना करा दिया है उतना कंफर्म कीजिए। क्वेश्चन से रीड करें, सॉल्यूशन देखें, नहीं तो कंफ्यूजन लग रही है तो क्वेश्चन लाइन पढ़ सकते हैं आगे। अब ध्यान से देखें, डेटर अकाउंट के अंदर जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया वो डिमांड किया गया कि बैलेंस बीडी बताइए, ओपनिंग बैलेंस मांगा। डेटर अकाउंट के अंदर सेल्स आती, सेल्स भी नहीं मिसिंग सर। एक लेजर के अंदर अगर दो चीजें मिसिंग हैं तो उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना तो पॉसिबल नहीं, तो हमें कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि हम सेल्स निकाल पाए और सेल्स को यहाँ लिख पाए। जैसे सेल्स मिल जाएगी तो अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और हम आराम से बैलेंस शीट निकाल पाए। तो सेल्स निकालने के लिए हिंट दे रखी है लास्ट में कि जीपी ऑन सेल जो है वो 30%। चैप्टर फाइनल अकाउंट सभी कर चुके हैं जी, सीओजीएस का फॉर्मूला सबको पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड equals to opening stock plus purchases minus closing stock। क्वेश्चन में गिवन है जी ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए, 2018 वाला लिखा हुआ 26,000। परचेजेस बताएं 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक बताएं 24,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000, मतलब कि जो हमने सामान बेचा है उसकी कॉस्टिंग इतनी। जीपी का रेट लिखा हुआ है, लेट्स सेल 100, तो जीपी हुआ 30। उसमें लिखा हुआ है जो जीपी है वो 30% ऑन सेल है। अगर सेल 100 रुपए है तो उसका 30% 30 रुपए प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी हुई, सेल माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट 70 तो हुई।
1,12,000 क्या कैलकुलेट हुई है, कॉस्ट कैलकुलेट हुई है, तो जो है उससे डिवाइड कीजिए, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये डिवाइड मल्टीप्लाई का रूल सीख चुके हैं हम चैप्टर 19 में, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। इसको ध्यान ना हो, उसके रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए एक बार। सीओजीएस वाले टॉपिक के अंदर हमने कैसे लेट किया था सेल को, कैसे हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया था। मान लेते हैं सेल 100 रुपए है, तो सेल को ही 100 क्यों माना, जिस पर परसेंटेज गिवन होती है हमेशा उसी को 100 मानना है। 100 की जगह 1000 मान सकते हैं, 50 रुपए मान सकते हैं, 92 रुपीज मान सकते हैं, सेम आंसर आएगा, जो मर्जी मान लीजिए। 100 क्यों मानते हैं, कैलकुलेशन आसानी होती है बस। 100 का 30% 30 रुपए, तो कॉस्ट बची 70। 1,12,000 अगर 70 है तो 100 कितना, बेसिकली जो है उससे डिवाइड करो, कॉस्ट है, कॉस्ट से डिवाइड करके जीपी चाहिए मल्टीप्लाई कर दो 30 से, सेल चाहिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कॉस्ट चाहिए मल्टीप्लाई कर दो 70 से। कितना आंसर सॉल्व करोगे? 1,60,000। हां जी 1,60,000। तो आइए जी, टोटल सेल्स 1,60,000। क्वेश्चन के लास्ट में ये भी हिंट अवेलेबल है कि 20,000 रुपए की सेल जो है वो कैश वाली सेल, डेटर अकाउंट में लिखी उधार वाली सेल आती है। मुझे क्रेडिट सेल जाननी है, तो मैं टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दूं। टोटल सेल हमने अभी भी कैलकुलेट करी, और कैश सेल क्वेश्चन में गिवन आ गई क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स 1,60,000, अभी भी सॉल्व करी है हमने। कैश सेल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20,000, माइनस कर दिया तो बच गया क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल आएगी डेटर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, ब्रैकेट में क्रेडिट, डेटर अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिट। अब देखिए डेटर अकाउंट के अंदर दो चीजें मिसिंग थी, बैलेंस पीडी और सेल्स। बैलेंस पीडी तो आंसर ही आने वाला है, सेल्स भी मिसिंग थी, उसके लिए हमने वर्किंग वाला काम करा है, मेहनत करी एक्स्ट्रा। अब सेल्स पता लग गई, डेटर अकाउंट में सब कुछ पता लग गया है, अब इजीली बैलेंस पीडी निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर करके। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करें सॉल्व। सर 2,85,000। टोटल बता रहे हैं यस सर। 1,85,000। 1 lakh. इसमें से माइनस कर दें 1,40,000 और 1,900, 43,000. 43,100। एग्जाम्पल में आंसर को हाईलाइट जरूर करके आना है। क्रेडिटर का आंसर दे रखा है 20,800 और डेटर का 43,100। कैलकुलेशन देख लीजिए जी। ग्लोब में एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डेटर अकाउंट के अंदर हमें ये वर्किंग नोट वाला काम करना है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सिर्फ ये हिंट जानने के लिए कि सेल्स कैसे निकलेगी। और एक तरह से इस क्वेश्चन के अंदर सिंगल एंट्री चैप्टर नंबर 19 दोनों को मिक्स कर रखा है, मिक्स करके क्वेश्चन बना रखा है। इसके अंदर चैप्टर 19 का भी आ गया सीओजीएस प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज, और सिंगल एंट्री का भी आ गया डेटर अकाउंट क्रेडिटर। सेल करिए हमने, वो कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम पहले कॉस्ट कैलकुलेट करना है क्योंकि सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल। कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी बात देखिए, तो 26,000 का सामान हमारे गोदाम में पहले से रखा हुआ है। इस साल हमने खरीदा 1,10,000 का सामान, तो टोटल हमारे पास इस साल 1,36,000 के गुड्स हैं बेचने के लिए। 1,36,000 24,000 गोदाम में भी रखा हुआ है सामान, 24,000 गोदाम में भी रखा हुआ, तो बिका कितने का? 1,12,000। समझ पाना फॉर्मूला कैसे बन रहा है? 1,12,000 का सामान एक्चुअल में बिका है, इतनी कॉस्टिंग का सामान एक्चुअल में बिका, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है वो प्रॉफिट ऐड करके आएगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया। इसको एक्स मान कर भी कर सकते हैं। तो हमने सर सेल को 100 मान लिया,
प्रॉफिट 30% है, 100 का 30% 30 रुपए, सेल में से प्रॉफिट माइनस करा तो कॉस्ट आ गई 70, 1,12,000 अगर 70 है तो 100 कितना जो है उससे डिवाइड करो, तो चाहिए उसे मल्टीप्लाई करो, सेल चाहिए तो उसे मल्टीप्लाई करो, या फिर 160। आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप एग्जाम में कर रहे हो कि मैंने सही करा है कि नहीं करा, कि ये सेल आई है और सेल का 30% प्रॉफिट है, तो आप 1,60,000 का 30% निकालें, ये आ रहा है 48,000, 160 में से 48 माइनस कर दीजिए, कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। 1,60,000 का 30% हुआ 48,000 माइनस कर दिया, 1,12,000 रुपये का। तो चेक कर लिया कि सही करा है कि नहीं करा। 1,60,000 की जो सेल आई है वो टोटल सेल आई है। क्वेश्चन के में ये भी लिखा हुआ है कि इसमें से 20,000 वाली सेल कैश वाली सेल, क्रेडिट अकाउंट में कैश का कोई मतलब नहीं, कोई लिंक नहीं, तो कैश हमने इसमें से हटा दी, क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर ली 1,40,000, वो हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट अकाउंट में लिख दी, क्रेडिट अकाउंट में सेल लिख दी, बाकी से पहले से पता ही था, आगे बैलेंस वीडियो ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग क्लियर हो गई जी बात। इसको x मानकर करते तो कैसे करते जी, सेम मान लीजिए x है, x का 30% 0.3x, x में से 0.3 गया, कॉस्ट आती 0.7x, तो 1,12,000 डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल, डिवाइड हो गया 0.7 से 160 ही आएगा। दूसरा तरीका सर, सेल पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 30% ऑन सेल, 30% ऑन सेल। इसका मतलब अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट 30, तो कॉस्ट कितना हुआ, प्रॉफिट और 70, तो 1,12,000 को 30/70 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रॉफिट आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ तीसरा तरीका, समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं पॉइंट 2-3 बता चुका हूँ, एग्जाम में ऐसा कोई नहीं आता, कोई मेथड इसी मेथड से करना है, जैसे मर्जी कर सकते हैं हम, 100 मानकर x मानकर या ऐसे। फिर समझिए तीसरा वाला तरीका क्या बताया मैंने, कि सर प्रॉफिट दे रखा है 30% ऑन सेल, मतलब 100 रुपए की सेल पे 30 रुपए का प्रॉफिट, तो कॉस्ट 70 हुई ना, तो 30/70 कॉस्ट पर आ गया, इसी का 12 को मल्टीप्लाई करो 30/70 से, ये प्रॉफिट निकल आएगा, कॉस्ट में जोड़ दोगे प्रॉफिट तो सेल आ जाएगी। ये लेट करने वाला काम बच गया इस वाले तरीके से बस, नहीं? चलिए टॉपिक जितना करा उसको रिवाइज करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वही है सेक्टर का, 1 बजे मिलते हैं फिर ऐसे